गाइस, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर और लाइफ सेवर कर। मैं आपके साथ पार्ट 2 शेयर करने से पहले गाइस बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने वोटिंग ली थी तो यहाँ पर टॉप लवंगजी ज़्यादातर लोगों ने कहा, तो जैसे कि मेरा ओरिजिनल प्लॉट भी मैं टॉप लवंगजी ही चलाना चाहती थी। तो आई एम वेरी हैप्पी कि लोग बाग ने मतलब सभी ने इतना प्यार दिया और कहा कि टॉप लवंगजी सुनना चाहते हैं। तो जैसे उनकी विश है तो मैं टॉप लवंगजी ही चलाऊंगी इसे, और बॉटम वेविशन होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर लवंगजी को हार्ट की डिसीज़ है। हार्ट की डिसीज़ गाइस ऐसी होती है जो कि मजाक नहीं होती। अगर ज़्यादा भाग दौड़ कर ले, ज़्यादा भारी सामान उठा ले तो इंसान की जान पर बनाती है। और मैंने अपने ही बहुत दूर के रिश्तेदार में चीज़ देखी थी। ये स्टोरी पूरी तरीके से काल्पनिक है। अगर इससे किसी की धारणा को दुखी होता है, कोई बंदा इसे सुनकर उसे हर्ट होता है, तो प्लीज़ गाइस बिना कोई हेटेड कमेंट किए इस स्टोरी को आप स्किप कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग लाइफ में कभी भी ऐसे पर्सन से मिले जिसे इस तरह की डिसीज़ हो तो उसे टीज़ करना, बुली करने से अच्छा है उस इंसान की हेल्प करें। और अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसे बुली भी मत कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते वो लोग लाइफ से ऑलरेडी इतना लड़ रहे होते हैं कि अगर ऐसे में कोई उन्हें बुली करे, कोई उनके साथ बदतमीज़ी करे या उन्हें ताने करे, तो ऐसे में उस इंसान का मोराल और भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आई होप मेरे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी समझदार हैं और वो चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। जैसे कि लवंगजी था बहुत ज़्यादा दिल की बीमारी से ग्रस्त। उसने अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट कभी इन्जॉयमेंट नाम की चीज़ देखी ही नहीं। ज़्यादातर ना ही वो अभ्यास कर पाता था, उसे ज़्यादातर मेडिटेशन, हल्की फुल्की चीज़ें करना यही अलाउड था। और इसलिए वो लाइफ में कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को ना कर्स भी करता था, क्योंकि नॉर्मल लोग जो चीज़ें कर पाते हैं वो हमारा वांगजी नहीं कर पाता था। वांगजी को इस चीज़ के लिए बहुत दुख भी लगता था। उसकी दिल से मतलब वो कभी कभी कोसता था कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह क्यों नहीं कूद सकता, क्यों नहीं वो नॉर्मल बच्चों की तरह तलवारबाजी कर सकता। जैसे कि वो लोगों की स्पीड देखता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो लोग मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब महारत हासिल करने वाले लोग अक्सर इतनी तेज़ स्पीड के होते हैं। उनकी स्पीड उनकी दिमाग की शक्ति को भी दर्शाती है और उनके दिल की शक्ति और शांति को भी दर्शाती है। यहाँ पर वांगजी स्पीड से ही तो नहीं चल सकता था, क्योंकि दिल ज़्यादा स्पीड से चलने पर बहुत ज़्यादा तेज़ धड़कने लग जाता है और जिसकी वजह से इंसान को पसीना आता है। पूरी बॉडी का जो हमारा वर्किंग सिस्टम होता है वो एकदम से अलग होने लगता है और जिसकी वजह से इंसान के मरने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और यहाँ पर वांगजी के साथ भी सेम सिचुएशन थी। उसे कभी कभी बहुत गुस्सा आता था। उसे इस तरह से खाली बैठना और वही 3000 रूल कॉपी करते करते उसकी सदियों से मतलब उसके अंदर का गुस्सा कभी कभी चीज़ों पे निकल जाया करता था। उसे बहुत गुस्सा भी आता था, लेकिन वो खुद को शांत करता था मेडिटेशन के थ्रू। और मेडिटेशन और योगा करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। उससे आपकी सारी की सारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं और वांगजी की भी इंद्रियां कंट्रोल में थी। वांगजी ने बचपन से ना ही दोस्त बनाया था और उसका दिल भी बहुत करता था कि वो बाहर जाए, खेले, मन पसंदीदा फूड खाए, मतलब ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल इंसान कर पाता है। उसके दिल में बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते उसका कितना दिल करता था। और इसकी आंखों में एट द एंड बस वो आंसू आते थे, और वो भी अपने ब्रदर और अंकल के सामने ना रोए या अपने आप को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि ऐसे इंसान ज़्यादा रो भी नहीं सकते, तब भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वांगजी के लिए एक तरह से उसकी लाइफ एक कर्स की तरह थी, जहाँ पर वो बेचारा रो तक नहीं सकता था और उसे बहुत बुरा लगता था। यहाँ पर जब उसे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि लोटस पेयर के अंदर उसे यहाँ पर दोबारा से ठीक होने के लिए और दोबारा से एक हेल्दी लाइफ मिलने का मौका मिलेगा, तो ऐसी उम्मीद को वो कैसे तोड़ सकता था। उसने अपनी ज़िंदगी के ना जाने कितने साल इस तरह से दुखद हिस्सों को जोड़ते जोड़ते बिता दिए। ना जाने सबको यही लगता था जैसे वो अगले मौसम में मर ही जाएगा, जी नहीं पाएगा, अगली सर्दियाँ देखेगा या नहीं, अगली गर्मियों को सह पाएगा या नहीं, अगली सर्दियों में कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सर्दी पड़ने से उसकी सांस ही रुक जाए। लोग बहुत डरने लगे थे। अंकल चीरन को अपने प्राणों से भी प्रिय हमारा लवंगजी लगता है, लेकिन उनके दिल का एक डर होता है कि अगर लवंगजी को कुछ हो गया ना तो ये समाज क्या कहेगा। चिरन को अक्सर ताने मारेगा कि तुम्हारा अपना बच्चा नहीं था ना इसलिए उसे मरने दिया, तुम्हारा अपना बच्चा नहीं था ना इसलिए तुमने उसे हमेशा वो कार्य करवाया जो वो नहीं करना चाहता था। दुनिया ताने मार मार के पीछे का संघर्ष नहीं देखेगी कि चिरन ने उसके लिए और अंकल चिरन ने क्या क्या नहीं किया।
जबकि उनका अपना बेटा नहीं है वांगजी। लेकिन अगर वांगजी को कुछ हो जाए तो ये दुनिया ताने मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। और अंकल चिरन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चिंता होती थी। भाई को भी, यानी कि अंकल शिचन को, सॉरी जिवचुन को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर लगता था। अगर लवांगची को कुछ हो गया तो वो अपने फादर और मरने के बाद अपनी मॉम को क्या शक्ल दिखाएगा कि वो अपने छोटे भाई का कभी भी ख्याल नहीं रख पाया। वो लोग डिसाइड करते हैं, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है। पहले वो डिसाइड नहीं कर पाते कि वो कब वांगची को कौन सी एज उसके लिए जाना परफेक्ट रहेगी। पहले वो 12 साल में वांगची को वहाँ जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन अचानक से उस टाइम वांगची का सफ़र नहीं हो पाता। कहते हैं कि वहाँ पर जो हमारे गुसू के आउटस्कर्ट्स थे, यानी कि जो भारी समुद्री इलाके थे, वहाँ पर इतनी तेज़ बाढ़ आती है, वहाँ पर इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि वो लोग सोच भी नहीं सकते थे वांगची को ऐसे टाइम पे लोटस पेयर में भेजने का, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहे थे। ऐसे में अगर नाव पलट गई तो वांगची दूर से ही ऐसा कोई टोर्नेडो वगैरह कोई भी चीज़ देखेगा तो वांगची कैसे कोप अप कर पाएगा। बाकी लोगों के दिल तो बहुत मजबूत हैं, क्या वांगची ऐसे टाइम को झेल पाएगा। ये सोचते हुए 12 साल की उम्र से वांगची की उम्र थोड़ी बढ़ने लगती है। जब गुसू के क्राइसिस ठीक होने लगते हैं तो उसके बाद वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वांगची को भेज दिया जाए। लेकिन हर साल कुछ ना कुछ हो जाता था। कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी तूफ़ान आ जाता था, और कभी कभी तो इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती थी कि यहाँ पर सारी बर्फ़ जम जाया करती थी। यहाँ पे एक जगह से दूसरे जाने का उनका टाइम ही नहीं बनता था। यहाँ पर वांगची की भी हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा अजीब हो रही थी। उसे हमेशा से चिड़चिड़पन होती थी। उसे लगता था कि उसे कोई लोटस पेयर क्यों नहीं बेच रहा, वहाँ जाकर उसका आराम से इलाज होगा, वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जी पाएगा, वो खुश रह पाएगा। क्या सारे उसकी खुशी से चिढ़ते हैं? क्या वो लोग उसे भेजना नहीं चाहते? हार कर जब वांगची 16 साल का होता है तो वह एक दिन अपने अंकल से लड़ने लगता है। वो अपने अंकल से रोते रोते कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं यहीं इस तरह से तड़पते हुए? मैं भी ब्रदर की तरह फास्ट मार्शल आर्ट सीखना चाहता हूँ, तलवारबाजी में उतरना चाहता हूँ। मैं अपनी सुरक्षा ही नहीं कर सकता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। मैं एक कल्टिवेटर होकर मेरी गोल्डन कोर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मेरा दिल इतना कमज़ोर है। मुझे नहीं जीना अंकल। अब मुझे एक ऐसा विश, यानी कि एक ऐसा जहर दे दीजिए कि मैं मर जाऊँ। उस दिन अंकल चिरन का भी दिल भारी हो जाता है। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे उनका सबसे प्रिय शिष्य और सबसे प्रिय अपने भाई का बेटा उसकी जान पर बनाए। वांगची तो उनकी जान था, वो कैसे उसे मरने दे सकते थे। फाइनली वो कठोर डिसीज़न लेते हैं और वांगची और शिचन को लोटस पेयर के लिए भेज देते हैं। लोटस पेयर में यहाँ पर जब उन्होंने जियांग फेमिया को आज से कुछ साल पहले, यानी कि जब वांगची बहुत छोटा था तब खत लिखा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अनहोनियाँ होने की वजह से वो कभी वांगची को भेज नहीं पाए। ये चीज़ जियांग फेमिया भी चीज़ें समझते थे, उन्होंने बहुत पहले ही तैयारियां कर ली थी। लेकिन जब वो देखते हैं कि वांगची की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है तो वो डिसाइड करते हैं कि वांगची को लोटस पेयर में ही रखा जाएगा, क्योंकि अगर वांगची को कुछ हो गया, अगर वो बाहर वेनसेक्ट में रहा, और वेनसेक्ट जो है वो युनमक के आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उस पर कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना, हम किसी मेहमान की खातिरदारी ना करें तो हम पर बहुत बड़ा अज़ाब आ सकता है। उसी तरह से, क्योंकि हम में माना जाता है अतिथि देवो भव, एक भगवान की तरह होता है आने वाला गेस्ट, और उसी तरह से जो हमारे अंकल जियांग थे वो ये मान रहे थे कि अगर वांगची को कुछ हो गया तो उनकी सालों की परंपरा अतिथि देवो भव, मतलब सबसे सर्वश्रेष्ठ अतिथि है, एकदम भगवान की तरह, जिसकी हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। यानी कि जो आने वाला गेस्ट है वो हमारे लिए गॉड से भरकर नहीं। और यहाँ पर वो वांगची को डिसाइड करते हैं कि लोटस पेयर में ही जगह देंगे और लोटस पेयर के अंदर ही वांगची रहेगा। यहाँ पर उन्होंने विंग से कहा होता है कि विंग और जो हमारा जंगचा है उन्हें एक रूम शेयर करना होगा, और जो विंग का रूम है वो लोग यहाँ पर विंग के रूम को हमारे लेंसेक्ट के दोनों जेट्स को देना चाहते थे। लेकिन तभी विंग कहता है, अंकल मेरा रूम तो बहुत मैसी है, अगर मेरे रूम में यहाँ पर लेंसेक्ट का इतना बड़ा प्रिंस रहेगा, दोनों भाई रहेंगे,
तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो 2 दिन भी यहाँ रुक पाएंगे। मुझे तो लगता है वो उल्टे पैर भाग जाएगा। क्यों ना अंकल जंगचा का रूम दे दिया जाए। जंगचा यहाँ पर इस बात पे चिढ़ रहा था, लेकिन ये बात तो फैक्ट थी कि विंग जो था वो उनका अपना बेटा नहीं था, इसलिए विंग के पास इतना बड़ा रूम नहीं था और जंगचा के पास राजकुमारों वाली हर फैसिलिटीज़ थी और उसका रूम काफ़ी बड़ा था। बहुत सारी सहूलियतें वहाँ पर मुहैया कराई गई थी और जिसके चलते विंग ने कहा कि वो और जंगचा विंग के रूम में रहेंगे और लैन ब्रदर्स के लिए जंगचा का रूम दे दिया जाए। यहाँ पर जंगचा बिल्कुल भी बातों को नहीं मानना चाहता था, लेकिन कहते हैं ना कि गेस्ट जब आए तो उसकी कभी भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर जियांग फेमिया विंग के सजेशन को मानते हुए जंगचा को स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि वो अपना रूम छोड़कर अब वेवोशन के साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि अगर गेस्ट को ज़रा सी भी यहाँ पर तकलीफ़ हुई तो यहाँ पर 2 सेक्ट के बीच की दोस्ती ख़राब हो सकती है। जंगचा बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे गुस्सा भी आ रहा था कि ये लेंस क्यों आ रहे हैं उनकी ज़िंदगी में, पर वो अपने पिता का ठुकरा नहीं सकता था, इसलिए वो कहीं ना कहीं मान जाता है और अपने रूम को खाली कर देता है। वेवोशन के साथ शिफ्ट हो जाता है। जब वो वेवोशन का कमरा देखता है जो कि बहुत ही गंदा था, यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करता है, लेकिन वेवोशन तो ठहरा वेवोशन। वो मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता था और घर में आकर अपने गंदे जूते गंदे सॉक्स इधर उधर ही फेंक दिया करता था। इवन वो स्वेटिंग से भरे हुए कपड़े भी इधर उधर टांग दिया करता था। तो जंगचा को बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि जंगचा को नीट एंड क्लीन रहने की अक्सर जो उसे डिसिप्लिन में रहने की चीज़ें थी उसकी मॉम ने सिखाई हुई थी, क्योंकि उसकी मॉम काफ़ी स्ट्रिक्ट थी। मैडम यू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था जब कोई इस तरह की हरकत करे। स्पेशली इसके लिए वेवोशन को बहुत बार पनिशमेंट भी मिले हैं, लेकिन वेवोशन ठहरा वेवोशन, आलसी, बहुत सारी चीज़ों में लेज़ी रहने वाला इंसान। यहाँ पर जब घूसू से हमारे वांगजी विदा होता है ना, तो वांगजी खुश भी नहीं था और दुखी भी नहीं था। बस उसे ये था कि कम से कम उसे जीने की एक होप मिल रही है, और जब इंसान को जीने की एक होप मिलती है ना, हमारी होप ही हमारे जीने की दिशा को कहीं ना कहीं मतलब सुनिश्चित करती है। वो बताती है कि अगर होप मिल जाए तो इंसान पॉजिटिव रहता है, और बिना होप के इंसान नेगेटिव हो जाता है। डिप्रेशन, एंजाइटी उसे घेर लेती हैं। और सेम हमारे रंजा के साथ भी ये हो रहा था। 4 साल से वो बेचारा डिप्रेशन और एंजाइटी का भी शिकार हो रहा था, क्योंकि वो बहुत डिप्रेस होता था लोगों को आराम से घूमते मटर गश्ती करते देख और ख़ुद को एक कमरे में बंद करते हुए देख। उसने अपनी इच्छाओं को, अपनी जीवा को, हर चीज़ को मार डाला था। उसने अपने आप को बिल्कुल कैद कर लिया था। उसकी सोच भी बेचारी दिन पर दिन डिप्रेस्ड होती जा रही थी। उसे ऐसा लगता था कि ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छी मौत है। ये ज़िंदगी उसे रोज़ एक मौत देती है और उसे इस मौत को झेलना पड़ता है। इससे अच्छा तो इंसान मर ही जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ वांगजी को फाइनली उम्मीद मिलती है युनमक जाने के लिए, और वो अपने अंकल और पिता से आशीर्वाद लेकर वहाँ से चल जाता है। यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था लैन शिचन को वो जगह छोड़ते हुए, लेकिन अंकल चेरन के कहने पे वो कहीं ना कहीं तैयार हो गए थे। ऑब्वियस सी बात थी, वो अपने भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते थे और वो चाहते थे उनका भाई जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाए। ये लोग गूसू को छोड़ते हैं और उसके बाद कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद ये लोग शाम के टाइम पहुंच जाते हैं लोटस स्पायर में। लोटस स्पायर में यहाँ पर अंकल जियांग, मैडम यू इन लोगों का स्वागत करने आती हैं, और तो और ये काफ़ी ज़्यादा खुश थे। बहुत सारे जियांग डिसाइपल्स के साथ वो लोग आए हुए थे। यहाँ पर जो हमारा जंगचा होता है और वेवोशन होता है, वो भी जानते थे कि लैन ब्रदर्स आने वाले हैं, लेकिन वो तो ठहरे अपने मस्त मौजी। वो तो आराम से बैठे हुए वेन सेक्ट के पास गए हुए थे। वेनिंग के साथ वो लोग थोड़ा टाइम बिताते थे, उनसे उनकी स्किल्स सीखते थे और उन्हें अपनी स्किल्स बताते थे जिसमें वो माहिर थे। जैसे कि वो आराम से सिखाया करते थे हमारे प्यारे वेनिंग को कि किस तरह से अल्फाओं को टीज़ किया जाता है और किस तरह से मस्ती की जाती है। यहाँ पर हमारा वेवोशन जो था वो एक ओमेगा था, वांगजी एक अल्फा था। वांगजी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत मतलब उसे प्राउड होता था वो एक अल्फ़ा है, लेकिन एक चीज़ उसे बहुत दुखी देती थी कि वो एक ऐसा अल्फ़ा है जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है शारीरिक रूप से। और यहाँ पर वेवोशन जो है वो फुल मस्ती करता था, क्योंकि उस पर कोई गंदी नज़र डाल नहीं सकता था और सारे अल्फाओं से वो बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया करता था। सबको पता था कि यंग मास्टर वे जो हैं वो युनमक की जान है, तो सारे उसके फ्लर्ट को बहुत ज़्यादा हेल्दी लिया करते थे। यहाँ पर ये लोग वेंस के साथ बैठे हुए थे और वहाँ लेंस का स्वागत किया जा रहा था। लैन के दोनों ब्रदर यहाँ पहली बार लोटस पेयर में आते हैं। लोटस पेयर पूरा
ऐसा खुशनुमा माहौल था ना। वो सर्दी में रहते थे, मोटे मोटे कपड़े पहनना, इस तरह से घूमना। यहाँ पर वांगजी बेचारा ढका ढका घूमता था, लेकिन जब वो यहाँ आता है पहली बार उसे गर्मी महसूस होती है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि अब उसे वो मोटे मोटे भारी भारी कपड़े नहीं पहनने होंगे। और यहाँ पर लोटस फायर की जगह को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। चारों तरफ पानी थी, बहुत सारी झील थी, लेक थी, अच्छे अच्छे खूबसूरत फूल वहाँ लगे हुए थे। और तो और कमल के फूलों को भी जब वो देखता है तो वो खुश हो जाता है। वो बहुत टाइम से अपने यहाँ पर उन जेंशियल फ्लावर्स को देख देख के पक चुका था। वो पियोनीज़ को भी देखता है, न जाने कितने फ्लावर्स को वो देखता है, जिनमें से जापानीज़ चेरी ब्लॉसम भी था, और न जाने कितने तरीके के फूल वहाँ पर उसका दिल मोह लेते हैं। और वो मन में सोचता है ये जगह तो जन्नत है, इस जगह को छोड़ के तो उसे वापस कभी जाने का मन ही ना करे। अगर वो लैंस का प्रिंस नहीं होता, एक अल्फ़ा बेटा नहीं होता, और आने वाले उत्तराधिकारी लैन शिचेन का छोटा भाई नहीं होता, राइट हैंड नहीं होता, तो शायद वो इस जगह को छोड़कर कभी वापस नहीं जाता। वो मन में ही पहली बार ही सैड होने लगता है कि उसे एक दिन ये इतनी खूबसूरत सी जगह छोड़ के जाना होगा। एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ ठंड होती है और कठोर दिल रहते हैं, जहाँ पर लोगों में इतना उत्साह नहीं होता। यहाँ पर तो जो कंदीलें थी वो भी जगमगा रही थी, लैंटर्न इतने ज़्यादा कलरफुल थे। यहाँ की दुनिया ही अलग थी, चहचहाहट, मस्ती, हा हा ही। इंसेक्ट कितना ज़्यादा चुप्पी से भरा हुआ था, खामोशी उसे काटने लगी थी। जहाँ पर यहाँ पर सारे लोग नृत्य भी कर रहे थे, चहल पहल भी थी, मार्केटें खूब शानदार तरीके से सजी हुई थी। और लवांगची को लगता है अरे इस दुनिया में अगर कहीं जन्नत है वो तो हमारे लोटस फेयर के अंदर है। और यूनमक की सड़कें, ओए होए, वहाँ पर तो जैसे चांद तारों की ज़रूरत ही ना हो। वांगची ने कितनी सर्दियाँ सिर्फ चांद तारे और कितनी गर्मियाँ चांद तारों को देख के गुजारा है। यहाँ पर तो इतने खूबसूरत कंदीलें, इतने खूबसूरत लैंटर्न लगे हुए हैं कि उसे चांद तारे देखने की ज़रूरत नहीं। आसपास इतना प्यारा माहौल है, पानी के अंदर दीपक जल रहे हैं, और तो और मोमबत्तियाँ भी हैं, और न जाने कितने सारे लाल कलर के, गोल्डन कलर के और जामनी गुलाबी कलर के यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें टंगी हुई हैं जो कि बहुत खूबसूरत बना रही हैं माहौल को। यहाँ पर न जाने कितने तरीके के पक्षी रहते हैं जो अक्सर पेड़ों पर चहचहाते रहते हैं। वांगची सब देख के इतना खुश होता है ना, इतना खुश। यहाँ पर वो अपने ब्रदर से कहता है, ब्रदर ये जगह तो बहुत खूबसूरत है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लोटस फेयर इतना सुंदर होगा। यहाँ पर शिचन कहते हैं, हाँ वांगजी, मुझे तो यहाँ आकर काफ़ी गर्मी लग रही है, मैंने कभी इतनी गर्मी महसूस नहीं की। और ये जगह कितनी खूबसूरत है, यहाँ पर पेड़ों पे पत्ते टूट के गिर नहीं रहे, बल्कि देखो यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। पानी में भी देखो पेड़ उगे हुए हैं, फूल कितने अच्छे लग रहे हैं, यहाँ के फूल मुरझाए नहीं हैं हमारी जगह की तरह। वांगजी कहता है, ब्रदर एक बात कहूँ, हमारी जगह में फूल ही नहीं लोगों की खुशियाँ भी मुरझा गई हैं। बस वही सेक्ट, उसके 3000 रूल, उन्हीं को फॉलो करते करते हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई। हमने एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा, मुस्कुराए भी नहीं हैं, और हमारी ज़िंदगी कैसी हो गई है। मुझे यहाँ पर सच में बहुत खुशी है कि मैं यहाँ रहूँगा, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ पर शिचन उसके सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ वांगजी कि तुम यहाँ आते ही इतनी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रख रहे हो। चिंगशी में तो तुम्हारा हाल क्या था, डिप्रेशन और एंजाइटी से तुम भरे हुए थे, और तुम्हें देखकर मुझे और अंकल को बहुत बुरा लगता था। फादर तो तुम्हारी ये सिचुएशन देखना ही नहीं चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादातर अपने आप को सिक्लूजन में रखते थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने एक कमज़ोर बच्चे को जन्म दिया है जिसका दिल उसके साथ नहीं देता अगर तुम्हें कुछ हो जाए माँ के जाने के बाद। वैसे भी फादर अपने आप में बहुत ज़्यादा खो गए हैं, और तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता कि फादर सरवाइव भी कर पाएंगे। और तुम्हारे फादर के मदर के जाने के बाद मैं क्या ही करूँगा इस सेक्ट का। इंसान को मौत तब होता है जब उसके आसपास सब कुछ खुशहाल हो। जब मेरे अपने ही कब्र में होंगे तो मुझे जीने की कैसे इच्छा होगी। वांगजी यहाँ पर चीज़ें समझ रहा था उसके ब्रदर क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर वांगजी बहुत ज़्यादा आगे चलता है। जियांग फैमिया यहाँ पर उन लोगों को उनके रूम दिखाते हैं। अंकल जियांग बहुत खुश थे, वो लोगों को सर्वेंट्स जंगचा के रूम में लेके जाते हैं जो लेंस के अकॉर्डिंग सजा दिया गया था। यहाँ पर वो देखते हैं कि कितने कम टाइम में इन्होंने कितने एफर्ट डाल के उसे सबसे बड़ा रूम दिया था। दोनों भाइयों के बिस्तरे
एक एक करके अलग जगह लगे हुए थे। दोनों को अच्छे से क्वीन साइज बेड दिए गए थे और बीच में कर्टेन भी था कि ताकि एक ही वजह से दूसरे की डिस्टर्ब नींद ना हो और अगर कोई पढ़ना चाहे तो दूसरे की आंखों पर रोशनी ना जाए। वो देखते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पर उनका रूम है, लेकिन स्नानघर एक ही है। यहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे हर चीज़ को देखकर। वांगची देखता है कि यहाँ पर उसको और ब्रदर को अलग अलग घर तो नहीं मिले, पर रूम काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। वो देखता है कि यहाँ पर जियांग्स ने कितनी कलरफुल चीज़ें रखी हैं। जिंगशी की उन बोरिंग चीज़ों को देख देख के वो पागल हो गया था। पर वो देखता है कि उसके अंकल ने उसकी पसंदीदा चीज़ें जैसे कि चंदन की धूप या भिजवाई हुई है, जिससे उसको कभी भी ऐसा न लगे कि वो घर से बहुत दूर है, बल्कि एक अपनापन उसे हमेशा घेरे रखे। यहाँ पर वो सारी चीज़ों को बारीकी से नोटिस करता है। और देखते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में जब इन लोगों की मुलाकात होगी कैसा रिएक्शन होगा जियांग सिबलिंग्स का हमारे लैन सिबलिंग्स को देख के और लैन सिबलिंग्स का जियांग्स को देखकर। क्या होगा, वांगची और विंग की कैसी मुलाकात होगी, कैसे इन दोनों के बीच में दोस्ती होगी या फिर सिर्फ टकरार ही इन लोगों का मकसद होगा। देखते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस मेरे दूसरे चैनल का लिंक जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन खोलेंगे। और गाइस कोई मुझसे नंबर मांग रहा था तो प्लीज़ गाइस मैं सोशल मीडिया पे अपना नंबर नहीं दे सकती। दूसरी बात, मैं अपने फ़ोन को ज़्यादातर मतलब मेरा फ़ोन साइलेंट मोड ही रहता है तो मैं उठा नहीं सकती, और कुछ प्राइवेसी के नाते ही मैं फ़िलहाल किसी के फ़ोन नहीं उठा सकती। हाँ, अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, बट गाइस मैं चाहूँगी कि कोई भी मुझे कॉल वॉल ना करे क्योंकि मैं उठा नहीं पाती, मैं बिज़ी होती हूँ और फिर आपको लगेगा कि मैं इग्नोर कर रही हूँ। इग्नोरेंस की बात नहीं होती, आई मीन मैं बिज़ी होती हूँ। बहुत बार मेरे अराउंड लोग बाग होते हैं, मैं नहीं उठा सकती फ़ोन, तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप कोई टेक्स्ट छोड़ दे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा रेदर देन कॉलिंग। और मैं अपना पर्सनल नंबर नहीं देना चाहती। इवन अगर मैंने कभी किसी को अपना नंबर भी दिया है तो फ़िलहाल मेरे फ़ोन से सारे नंबर डिलीटेड हो चुके हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी का प्रॉब्लम रहता है। और दूसरी बात, मेरे पास टाइम नहीं होता बात करने का, आई मीन कॉल पे बात करने का या कैसा भी। तो गाइस आई एम सॉरी, मतलब आई होप आप लोग समझेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। और थैंक यू वेरी मच गाइस। और वैसे भी मैं बहुत कम ही किसी से बात करती हूँ, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हों, बहन हो। मैं बहुत कम, आई मीन बहुत रेयरली किसी से बात करती हूँ। मैं अपनी सगी बहन से भी 2-3 दिन में एक बार ही बात करती हूँ, और वो भी जस्ट हाँ ठीक है, कैसी है, ये वो, बस इतना। इससे ऊपर हम लोग बातें नहीं करते क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और मैं तो किसी की लाइफ में इंटरफेयर वैसे भी नहीं करती हूँ और ना ही मेरे पास वक्त होता है। तो आई होप गाइज आप लोग माइंड नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।